Good morning, children. How are you? I hope that you all are very happy, feeling very fit, feeling very healthy, and feeling very fine. So, children, let's start the day with some fresh, positive thoughts. First, remember God and and start the day with the hymen of God, with the remembrance of God and positive thought. तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 4 शुरू किया था जिस जाति धर्म और लैंगिक मसले आपके नागरिक शास्त्र से हमने काफ़ी कुछ उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में इसका आखिरी पार्ट हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम चैप्टर को समाप्त करें। तो आज के लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और आगे का जो शीर्षक है राजनीति में जाति, उसके बारे में हम जो पढ़ेंगे और लास्ट आपका शीर्षक है जाति के अंदर राजनीति। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम वो शीर्षक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने बच्चों पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ा था कि किस तरीके से जो है भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे बदलाव होने ज़रूरी हैं और हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जैसे बहुत जाति व्यवस्था जो है, जातिगत असमानताएं जो हैं वो धीरे धीरे जो है वक्त के साथ या समय के साथ जो है वो भारतीय समाज में जो है वो व्यवस्थित हो रहा है या कम हो रहा है या मिट रहा है। जैसे कि हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था है क्या। जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने आपको बताया था कि जाति समूहों का पदानुक्रम क्रम जिसमें एक जाति के लोग जो है हर हाल में ऊपर पायदान पे रहते हैं और उसके नीचे अन्य जाति व्यवस्था होती है। जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से ही है, ये बनाई गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 जाति व्यवस्था के पायदान पर आते हैं। बच्चों इसी तरीके से जाति व्यवस्था में के संदर्भ में जो है बहुत सारे महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते या कारण आधुनिक भारत में जो है वो जाति की संरचना में बदलाव हुआ है, उसमें बदलाव आए हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि आर्थिक विकास है या शहरीकरण है या साक्षरता है या शिक्षा का विकास है या फिर कोई ऑक्यूपेशन या कोई जॉब या कोई ऐसा व्यवसाय चुनने की जो आज़ादी है। गांव में ज़मींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ जाने के बाद जाति व्यवस्था जो है अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नई आधुनिकता की तरफ जो है वो बढ़ा है और लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। इस वजह से जो है इस जाति व्यवस्था का जो स्वरूप जो है वो बदल गया है। तो हमने ये बारे में पढ़ा था। लेकिन बच्चों जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि आज के टाइम में, आज के ज़माने में, आज के काल में, जैसे आज के काल में, आज के समय में अब शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हर वर्ग, हर तबके के लोग और हर क्लास का लोग जो है वो क्लास के लोग जो है शिक्षा को अपना रहे हैं, शिक्षा उनको मिल रही है। अब किसी तरह का भेदभाव जो है, अब बहुत भेदभाव जैसी जो मानसिकता है वो कम हो गई है। अब आप देखेंगे कि ट्रेन या बस में ये आपके साथ कौन बैठा है, रेस्टोरेंट में कौन आपके साथ खाना खा रहा है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। अब जो है बहुत लोगों को इससे कोई अब मतलब नहीं रह गया है। स्कूल में किन किन बच्चों के साथ बच्चे हर धर्म के, हर जाति के लोग एक साथ बच्चों जो है स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो जातिगत भेदभाव है कहीं ना कहीं भारतीय समाज में कम हो रहा है और हमारे संविधान ने भी जाति के आधार पर भेदभाव को निषेध माना है। तो जब ये लोकतंत्र प्रणाली की बहुत अच्छी कह सकते हैं ये गुणवत्ता है जो हमें इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम जाति के आधार पर जो है वो भेदभाव करें। बहरहाल जो भी हो, समाज अगर बदल रहा है, मानसिकता लोगों की बदल रही है, लेकिन फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा अगर हम अपने देश के समाज की बात करें तो बच्चों आज भी जो है कुछ ना कहीं लोगों में जाति को लेकर थोड़ा बहुत तो आज भी वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अभी है, बरकरार है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने कबीले या अपने जात के लोगों से ही शादी करते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी छुआछूत की जो आपकी कह सकते हैं कि प्रथाएं अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, लेकिन अब हम
अगर हम कहें कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो है सदियों से जो कुछ समूहों को लाभ मिला है, तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया। तो अब इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नज़र आता है। अगला शीर्षक है राजनीति में जाति। अब बच्चों, जातिवाद जो है वो सांप्रदायिकता की ही तरह जो है इसी मान्यता पे आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का जो है वो एकमात्र आधार है या फाउंडेशन है। अब जैसे इस संदर्भ में अगर हम बात करें, इस सिस्टम में, इस पद्धति के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, तो एक जाति के लोग जो है वो एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में भी देखा कि यह मान्यता हमारे अनुभव से बिल्कुल पुष्ट नहीं होती है, बिल्कुल सही नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण साइड है, एक पहलू है, एक अंग है। लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ये हम मानते हैं कि जाति जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है या एक अंग है, एक पहलू है, एक साइड है, एक शैडो, एक शेड है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वोच्च है या सबसे ज़्यादा यही है, ये बात नहीं है। क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी पद्धति है जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण और नेसेसरी है। अब अगर हम बात करें कि जातिवाद का, जैसे सांप्रदायिकता की बात थी, सांप्रदायिकता के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये सामाजिक बुराई है जो जातिगत असमानताओं को भी जन्म देती है। तो जातिवाद भी एक ऐसी ही मान्यता पर आधारित है। अब बात हम करते हैं बच्चों कि राजनीति में जाति कैसे अपने रूप को फॉर्म करती है, या राजनीति में जो जाति पद्धति है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने फॉर्म्स हुआ, कितने रूप उसके होते हैं। तो अगर हम बात करें रूप की, तो राजनीति में जाति के बहुत सारे रूप होते हैं, अनगिनत रूप होते, अनेक रूप होते हैं। अब जैसे हम कहें कि चुनाव के समय में राजनीतिक दल जब अपने सदस्यों को चुनते हैं तो वह अलग अलग जाति से चुनते हैं ताकि उन्हें हर जाति समूह का सहयोग मिले। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल जो है इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और जो समूह हैं कि लोगों को उचित जगह दी जाए। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप ये बच्चों कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, और एक व्यक्ति एक वोट की वजह से राजनीतिक दल हमेशा उच्च वर्ग, तो बच्चों हमेशा जो होता है कि ये मताधिकार यानी जो यूनिवर्सल वन वोट और वन वैल्यू वन वोट, यानी एक वोट और एक व्यक्ति एक वोट, यानी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इसकी वजह से इसके कारण राजनीतिक दल जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि ऊंचे वर्ग और निम्न वर्ग दोनों का ही सहयोग पाना चाहती है। क्योंकि वन वैल्यू वन वोट वन पर्सन तो सभी वर्गों के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सबका अधिकार है वन वोट वन वैल्यू देने का। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ऊंचे अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों का सहयोग या समर्थन पाना चाहती हैं। तो अब क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं और उम्मीदवार होते हैं वो समर्थन हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं कि जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में भी हैं जो एक ही समूह, एक ही जाति के समर्थक होते हैं और उनको ही बढ़ावा देने के रूप में उनको देखा जाता है। अब देखो, क्योंकि देश के अब ये है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की वजह से राजनीतिक दल हमेशा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का सहयोग पाना चाहती है। क्यों उसके दो वजह हैं।
देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, जैसा कि लोकतंत्र प्रणाली में है कि यहाँ सारे समूहों को बराबर का अवसर दिया जाता है प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा है, कोई भी पार्टी किसी एक जातीय समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकता। तो ये भी दूसरा पॉइंट हुआ। तो अब क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जैसे अब इससे उन जाति के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। क्यों? क्योंकि अब जो है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के वजह से जो है अब नीची जाति के लोगों का भी वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल जो है वो परस्पर प्रयास करते रहते हैं और उनका समर्थन पाना चाहते हैं। अगला पॉइंट आपका है बच्चों कि राजनीति नेता अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग जाति समूहों से अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग अपील करते हैं उनका सहयोग जीतने के लिए। यानी अगर हम बात करें कि जैसे कि राजनीति में तो बच्चों राजनीति नेता जो है वो जो नेता होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग जो नेता होते हैं अलग अलग जाति समूह से अपने अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग अपील करते हैं। क्यों? उनका सहयोग और समर्थन पाने के लिए। अब बच्चों हम कहते हैं, अब हम बात करते हैं कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह बात बन जाती है या यह अवधारणा पैदा हो जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बहुत सारी जातियों का फ़ायदा उठाते हैं, हर अलग अलग जातियों के लोगों या समूहों समुदायों को अट्रैक्ट या करने का, उनको आकर्षित करने का, या उनसे वादे करते हैं, उनसे अपील करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, या उनका समर्थन पाने के लिए हर एक तरह का प्रयास करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम सोचें तो हम कह सकते हैं कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। और लेकिन अगर हम इस सेंटेंस पे अगर हम विश्वास करें कि जातियों का खेल है और कुछ नहीं, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। क्योंकि ये अगर हम एक तरह से देखें तो ये बात सच है, लेकिन अगर हम लोकतंत्र प्रणाली की गुणवत्ता पे ध्यान दें, उनकी विशेषताओं पे ध्यान दें, उसकी फीचर्स पे ध्यान दें, या उसके प्रॉमिसेस पे ध्यान दें, उसके उद्देश्यों को अगर हम पढ़ें तो ये बात सच नहीं है। कैसे? अब हम चलिए डिस्कस करते हैं। देश के किसी भी एक कह सकते हैं कि हम, तो इससे हम हम कह सकते हैं बच्चों कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। अगला है कि कोई भी पार्टी किसी एक जातीय समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। अक्सर होता है ना कि हमारे चुनाव होते हैं तो कभी कभी होता है कि कोई समूह जो है एक जाति के समूह के जो लोग होते हैं वो अपनी पार्टी एक पार्टी जो है वो अपने लिए वो बना लेते हैं, या उन पर विश्वास करते हैं, या उनको ये समझते हैं कि ये जो पार्टी है वो मेरे हितों के लिए काम करेगी तो ये मेरी पार्टी है। तो वो जाति के जो समूह के लोग होते हैं वो उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो ये मान्यता भी चुनाव के दौरान भी होती है और लोगों में पनपती भी है। अब अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताएं जो होते हैं, जो मतदाताओं के सामने, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि अगर कोई चुनाव क्षेत्र में एक जाति के जो लोग हैं, अगर किसी एक चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोग का जो उसका आधिपत्य है, एक जाति के लोग का ज़्यादातर उससे पॉपुलेशन है या प्रभुत्व अगर है, तो जो अनेक पार्टियां हैं उनको उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे में कुछ जो मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के जो मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता।
तो ये चुनाव प्रणाली में ऐसी समस्याएं जो ऐसी स्थिति भी पैदा होती है। अगला पॉइंट है बच्चों कि हमारे देश में सत्तारूढ़ दल जो होते हैं, जो मतलब सत्ता करने की इच्छा रखते हैं, वो दल जो होते हैं जो सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए जो अगर जाति है, जो बहुत सारी जातियां हैं और जो बहुत सारे समुदाय हैं, उनकी राजनीतिक पसंद किसी एक उम्मीदवार पर है, किसी एक पार्टी पर है, तो ऐसी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होती है, यानी संसदों और विधायकों का हार का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हुए, दोनों की पसंद नहीं हुई, तो संसदों और विधायकों का हार का सामना करना पड़ता है। अब बच्चों इस बात से पूरी तरीके से ये स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारण भी इतने असरदार होते हैं। जैसे मतदाता अपनी जाति से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव जो है राजनीतिक दलों में रखते हैं। तो एक जाति या समूह के अंदर अमीर और गरीब, यानी धनी और निर्धन लोग जो हैं, उनके हित भी अलग अलग होते हैं, उनके हितों को भी अलग अलग से देखा जा सकता है। अब एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। अब एक समुदाय के लोग हैं, एक जाति के लोग हैं, उसमें अमीर लोग किसी और पार्टी को दे रहे हैं, तो उस समुदाय के जो गरीब लोग हैं वो कुछ और पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो ये जहाँ अपने अपने हितों की बात आ रही हो, जहाँ जो जातियाँ, जो समूह, जो सामाजिक समूह अपने अपने हितों को जिन पार्टी के थ्रू देख रही हैं, या उनको लग रहा है कि ये पार्टी जो है मेरे हित की, तो बच्चों उनको लग रहा है कि ये पार्टी मेरे हितों की बात कर रहा है, तो वो उन्हीं को वोट देती है। वो इनके लिए ये बात माने नहीं रख रहा है कि हम एक ही जाति के लोग हैं, एक ही समुदाय हैं, एक ही समूह के लोग हैं, तो हमको एक ही पार्टी, हमको भी बराबर एक पार्टी को वोट देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। नहीं, यहाँ पे गरीबी अमीर का डिफ्रेंसिएशन इसलिए हो गया क्योंकि अमीर सोचता है कि ये पार्टी मेरी हितों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रहा है कि ये पार्टी मेरे हितों की बात कर रहा है। तो यहाँ बात, मेन इम्पॉर्टेंट बात है हित, यानी हितों की बात करना। तो जो पार्टी जिन जातिगत समूह या सामाजिक समूह को लगता है कि जो पार्टी मेरे हितों की बात कर रहा है, मेरे वेलफेयर की बात कर रहा है, तो हम उसी को वोट देंगे। तो ये मान्यता जो है वो चुनावी प्रणाली में, पद्धति में देखी जा सकती है। बच्चों अगला शीर्षक आपका है जाति के अंदर राजनीति। अब अगर हम बात करें कि अभी तक हमने इस बात पे चर्चा की कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा ही रिलेशन होता है, उनमें एक तरफा ही संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर या उनके फील्ड में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि हम जो राजनीति है वो जाति और राजनीति के बीच जो है वो एक तरफा रिलेशन है। हम इस बात से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि राजनीति भी जातियों को राजनीति के फील्ड में, क्षेत्र में जो है लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। हमारा देश लोकतांत्रिक प्रणाली देश है, हमारे यहाँ तो सभी तरह की जातियों का निवास है। सभी विभिन्न सामुदायिक समूह जो है वो हमारे समाज में रहते हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था जो है, ये ऐसी परिस्थिति जो है वो हमारे देश में स्वाभाविक है उत्पन्न होना। अब इस तरह जो है, सिर्फ अगर हम बात करें कि सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यानी दोनों ही, राजनीति जाति को प्रभावित करती है और जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि राजनीति और जाति में एक तरफा संबंध है। ये यहाँ पे राजनीति अगर जाति को प्रभावित कर रही है तो जाति भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो यह जो अवधारणा है उसके अनेक रूप हैं। जैसे कि पहला आपको हम बताते हैं कि हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। पहले वो अपने समूह की जिन
अपने समूह में जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। ये राजनीति में जाति का खेल है। पहले होता था कि जो जिन जाति के लोग, बहुत सारे ऐसे एक जाति के लोग हैं जो उसी जाति के लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचा समझते थे। लेकिन जब राजनीति में की बात आती है, जब राजनीति में जाति आ गई, तब अब वही लोग उन्हीं नीचे लोगों को जो है अपने साथ लाना चाहती हैं। पहले वो नहीं लाना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे जाति की बात हो रही थी, लेकिन जब सामाजिक परिवेश की जब बात हुई, तब वो नीचे लोग थे, अपर क्लास के नहीं, लोअर क्लास के लोग थे। लेकिन जब राजनीति में उनका कदम आया, राजनीति में जब वो राजनीति में जाति का प्रभाव आया, तब उन्होंने क्या किया, अपर क्लास के लोगों ने क्या किया, उन्हीं लोअर क्लास को, उन्हीं निम्न वर्ग के लोगों को जो है वो साथ लाना आरंभ कर दिया। अब बच्चों अगला है कि चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता का कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि हमको पता है कि हम डेमोक्रेसी या हम लोकतांत्रिक प्रणाली देश में रह रहे हैं, तो ये भाई नेचुरल सी बात है कि हम एक ही जाति, एक ही समूह के लोगों को से सरकार तो बना नहीं सकते। तो हमें अलग अन्य समुदायों या अन्य जाति लोगों का भी समर्थन चाहिए, तो उनको साथ लाने की राजनीतिक पार्टियां जो है वो कोशिश करती रहती हैं। और इस तरह उनके बीच बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं, बहुत सारे अपील होती है। अगला है बच्चों कि राजनीति में जो वो कह सकते हैं कि वह ज़्यादा राजनीति ताकत। बच्चों अगला है कि जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि राजनीति में जो है वो जब ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए राजनीतिक दल जो है वो दूसरी जातीय समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है। और राजनीति में जो है वो इस तरह के उनके बीच जो है वो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, अपील होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, वादे होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं। अब बच्चों राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी भी हुई है, जैसे जैसे अगड़ा और पिछड़ा, यानी हम बात कर रहे हैं जैसे कि अभी आपने देखा कि जो पिछले जाति के जो लोग थे, जैसे पिछला वर्ग है, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया, उनको भी आरक्षित सीटें दी गई, उनको भी समाज में जो है जगह दी गई, उनको भी समान अवसर देने का प्रयास किया गया। संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी आए और सरकार का भी अपना अलग, सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कार्यालय ज्ञापन के थ्रू आदेश जारी किया कि उनको आरक्षित सीटें जो है वो दी जाए। तो यहाँ राजनीति जो है वो कह सकते हैं कि जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति और जाति में एक तरफा संबंध नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है और एक तरह से ये चीज़ें जो दुनिया भर में राजनीति में चलती आई हैं। अब दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को जो है वो उसको घेरने का प्रयास करती हैं। अब हम कह सकते हैं कि इस जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों की, अगर हम जाति और राजनीति के संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की जो स्थिति है वो भी की है। बच्चों अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं उनके लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए निर्णायक स्थिति जो है वो पैदा की गई है। क्योंकि अगर बात कैसे पैदा की है कि बहुत सारे अनेक पार्टियां हैं और गैर राजनीतिक पार्टी हैं, जो राजनीति में पार्टी नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं जो ख़ास जातियों के ख़िलाफ़ जो है भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाने या उनके लिए ज़मीन जायदाद या अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेके आंदोलन या मूवमेंट्स करते रहे हैं। तो सदियों, ये तो पुराने समय से या बहुत कह सकते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में ये जो है वो चला आ रहा है। इतिहास पुराने पिछले
वर्षों से चला आ रहा है, ये इतिहास में है कि पिछले वर्ग या जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है वो आंदोलन किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक या बहुत सारे ऐसे चिंतक और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे समाज को सुधारने की, जो उन्होंने संकल्प लिया था, वो इसके खिलाफ भी, जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने और पिछड़ी जातियों को समान अवसर प्रदान करने या उनकी मांगों को या इनके हितों के बारे में जो है आंदोलन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना ही इस मसले का हल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जोर देना, सिर्फ जाति पे जोर देना जो है वो, तो बच्चों अगर लोकतंत्र प्रणाली की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम जाति के आधार पे जो है राजनीति को, या जाति के आधार पे हम सामाजिक संरचना की बात करें तो ये नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जैसा कि धर्म के मसले में होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पे आधारित जो है राजनीति जो है वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। कि अगर हम राजनीति की अगर लोकतंत्र में राजनीति की बात कर रहे हैं तो सिर्फ जाति पर ही अगर हम जोर दें तो वो नुकसानदेह है। इसी तरह अगर धर्म को लेकर भी अगर हम सिर्फ राजनीति की परिकल्पना करें तो वो भी लोकतंत्र प्रणाली के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो हम लोकतंत्र प्रणाली में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, तो हमें हर चीज़ के बारे में सोचना है, हर चीज़ के बारे में सोचना है कि राजनीति में क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी लोकतंत्र प्रणाली का काम काज जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो अगर हम इससे अब क्या होता है कि अगर हम जातिगत पहचान पे आधारित राजनीतिक लोकतंत्र की शुभ नहीं होती, कैसे? जैसे इससे अक्सर गरीब, विकास, भ्रष्टाचार जैसे जो है बड़े मुद्दों पे लोगों को ध्यान भटकता है, और कई बार तो जातिगत तनाव टकराव भी जो है वो हिंसा को बढ़ावा देता है। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमने ये चैप्टर जो है वो शीर्षक जो है हम समाप्त हो गया है। आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया यहीं पर, और मैं आपको इसका PDF के थ्रू क्वेश्चंस जो हैं आपको आई विल सेंड यू। तो अब आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली वॉच द वीडियो एंड काइंडली रीड योर बुक ऑल्सो। आप वीडियो भी देखिए और अपनी पुस्तक को भी पढ़िएगा। सो विल स्टॉप हियर। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी हैप्पी। सो गुड बाय।